वाइस चेयरमैन बनाकर कैबिनेट देकर करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे हैं। मंत्रियों की कोठियों की रिपेयरों पर, मरम्मत पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, विदेशी भ्रमण हो रहे हैं, परंतु आम आदमी की चिंता इस सरकार को कतई नहीं है, जिसके प्रमाण हमारे इन आंकड़ों से मिलते हैं कि 22,000 करोड़ का कर्जा लेने के बाद, 90 करोड़ मिल्क सेस में लेने के बाद और 40% एक्साइज इंक्रीज होने के बाद और 6 रुपये डीजल प्रति लीटर सेस या टैक्स वैट लगाने के बाद भी ये हालत प्रदेश की है। और आप आर्थिक कुप्रबंधन का एक और उदाहरण देखिए कि पिछले दिनों खबर आई कि इस सरकार के पिछले वित्तीय वर्ष में, पहला और एक ही वित्तीय वर्ष, उस दौरान 1200 करोड़ रुपए अलग अलग विभागों से सरेंडर हुए, वापस आए, वो खर्च नहीं हुए। ये जहां इस सरकार का फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का उदाहरण है, वहीं ये भी दर्शाता है कि इस सरकार की कोई अधिकारियों पर पकड़ नहीं है। विभागीय अधिकारियों की सुस्ती के कारण, उनकी लापरवाही के कारण 1200 करोड़ वापस चले गए। अब वो देनदारियां तो देनी है, इसलिए वो नए फाइनेंशियल ईयर से जाएंगी। इसलिए हमारा आरोप है कि इस सरकार ने इन 15 महीनों में ही हिमाचल प्रदेश को, जिसको कहते हैं आर्थिक दृष्टि से, इतना निम्न स्तर पर ला दिया है कि एक मैस क्रिएट पूरे प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से हो गया है। और ऐसी स्थिति में जब मुख्यमंत्री किसी विकास के काम के लिए बात हो तो कहते हैं खजाना खाली है, जब हम अपनी विधायक निधि मांगते हैं तो कहते हैं खजाना खाली है। ऐसे समय में प्रदेश की हर महिला को, 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के बीच की हर महिला को 1500 रुपए हर महीने देने की बात कर रही है। कहां से पैसा आएगा? 28 फरवरी 2024 को इस सरकार ने दूसरा बजट पेश कर दिया। ना पहले बजट में महिला सम्मान निधि की चर्चा थी, ना दूसरे बजट में एक भी पैसे के बजट का प्रावधान इस योजना के लिए है। उसके बावजूद कह रहे हैं कि हम 1500 रुपए हर महीने देंगे। आचार संहिता की धज्जियां उड़ाकर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, सिर्फ महिलाओं को गुमराह कर कर उनके वोट लेने के लिए। पैसा तो जब जो देनदारियां हैं वही नहीं दी जा रही, तो 1500 रुपए हर महीने हर महिला को कहां से देंगे? मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो ये तो स्पष्ट करें कि ये जो 1500 महीने हर महिला को देना है, जिस पर कभी कोई कहता है 887 करोड़ रुपए साल का लगेगा, कभी कोई कहता है 18,000 करोड़ रुपए साल का लगेगा, कोई कहता है 887 करोड़ रुपए हर महीने लगेगा, परंतु इतना धन आएगा कहां से? जब बजट का प्रावधान नहीं है तो आप पैसा कहां से देंगे? जरा ये तो स्पष्ट करें। बार बार पूछने पर इसका उत्तर नहीं आ रहा है, परंतु फॉर्म भरवाने पर जोर दिया जा रहा है। जो अधिकारी कर्मचारी चुनावी आचार संहिता के कारण फॉर्म भरवाने से मना भी कर रहे हैं, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हम पूछना ये चाहते हैं कि आपके पास बजट का प्रावधान कहां है? आपने जो 28 फरवरी 2024 को बजट पेश किया, उसमें इस योजना के लिए कितना बजट का प्रावधान है, कितना बजट रखा? परंतु इस पर सरकार की चुप्पी ये दर्शाती है कि ये सरकार पिछले विधानसभा चुनाव की तरह हिमाचल की जनता को गुमराह करना चाहती है। जैसे इन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान हर महिला को 1500 रुपए महीने देने के नाम पर गुमराह किया,
बेरोजगार को हर साल 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वायदा करके गारंटी देकर युवाओं को धोखा देने का काम किया। जैसे इन्होंने 100 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदकर किसानों को ठगने का काम किया, जैसे इन्होंने 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की गारंटी देकर हमारे पशुपालकों को धोखा दिया, जैसे इन्होंने फलों का मूल्य निर्धारित करने में बागवानों की भूमिका को लेकर जो गारंटी दी उसमें बागवानों को ठगा, और 300 यूनिट मुफ्त बिजली के नाम पर हिमाचल की भोली भाली जनता को ठगा। उसी तरह इस चुनाव में फिर से हमारे प्रदेश की मातृशक्ति को गुमराह करने का, भ्रमित करने का काम ये सरकार कर रही है। परंतु मैं कहना चाहता हूं कि आंकड़े गवाह है, ये सरकार किसी सूरत में भी ये सम्मान निधि योजना को लागू नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारा कहना है कि ये महिलाओं को गुमराह करना बंद करें, और प्रदेश की महिला शक्ति से भी हमारी अपील है कि कांग्रेस के इस झांसे में ना आए, और भारतीय जनता पार्टी जिसकी केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने हर वर्ग के लिए योजनाएं चलाई। ये लोकसभा के चुनाव हैं तो केंद्र सरकार ने, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे आयुष्मान योजना है, चाहे किसान सम्मान निधि योजना है, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कल्याण योजना है, चाहे मुद्रा योजना है, ऐसी अनेक योजनाएं चलाकर समाज के हर वर्ग को लाभान्वित किया। हमारे इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल की सरकार ने 800 करोड़ के लगभग अपने हिस्से की देनदारी अदा की थी, परंतु इस कांग्रेस सरकार के समय एक भी पैसा नहीं देने के कारण अब ये देनदारी 1243 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जिसके कारण केंद्र सरकार विचार कर रहा है कि इस पर निर्माण कार्य आगे शुरू रखा जाए या नहीं रखा जाए। हमारा ये भी आरोप है कि केंद्र सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है, विशेषकर गरीब लोगों का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में हो, ऐसी जो आयुष्मान योजना शुरू की है, जिसके हिमाचल प्रदेश में 4,33,000 जो है वो लाभार्थी हैं, उस योजना का भी जो 10% हिस्सा प्रदेश ने देना है वो नहीं दिया है, जिसके कारण आयुष्मान योजना के अंतर्गत भी हिमाचल प्रदेश की देनदारी 50 करोड़ के लगभग पहुंच गई है। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश की इस कांग्रेस सरकार ने पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने आयुष्मान योजना को सप्लीमेंट करने के लिए जो हिमकेयर योजना चलाई थी, जिसके 8.5 लाख के लगभग प्रदेश में रजिस्टर्ड लोग हैं जो समय समय पर इसका लाभ उठाते हैं, वो योजना प्रदेश सरकार ही चला रही है, और उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के व साथ लगते सीमावर्ती चंडीगढ़ पंजाब के कुल मिलाकर 292 स्वास्थ्य संस्थान पंजीकृत है, एम्पेनल्ड है। और आप हैरान होंगे कि अपने इस कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने हिमकेयर योजना में जो बजट देना था उस बजट को पूरा नहीं दिया, जिसके कारण आज 249 स्वास्थ्य संस्थानों में 353 करोड़ की देनदारी हो गई है, जिसके कारण कई हॉस्पिटल्स ने हिमकेयर कार्ड को मानना बंद कर दिया है। आप हैरान होंगे,
हमारे प्रदेश के बड़े हॉस्पिटल्स, आईजीएमसी में 92 करोड़ की देनदारी है, टांडा मेडिकल कॉलेज में 107 करोड़ रुपए देने हैं, यहां तक कि पीजीआई का भी 30 करोड़ रुपए की धनराशि देने को बाकी है। ये हिमाचल प्रदेश सरकार की 15 महीने की कारगुजारी है कि इसने किस तरह से जनहित की योजनाओं को जो है बजट का प्रावधान न करके बंद करने का षड्यंत्र रचा है। देखिए, हमारी पार्टी तो हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। प्रत्याशी कौन है, दूसरी तरफ से कौन नहीं है, इसकी हम चिंता नहीं करते। इसलिए हमने तो शुरू में ही प्रत्याशी तय किए, दूसरी तरफ के प्रत्याशी देखे नहीं, उनका इंतजार नहीं किया। परंतु जो प्रश्न आपने पूछा कि कांगड़ा के उम्मीदवार की जो बात आपने की है, उससे ये तो साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी के पास कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कोई ऐसा नेता नहीं था जो हमारे उम्मीदवार का मुकाबला कर सके। इसलिए उनको शिमला में रहने वाले, अब तो दिल्ली में सेटल्ड हैं, अपने पुराने नेता जो कई बार केंद्र में मंत्री रहे, उनको मजबूरन कांगड़ा से उतारना पड़ा है। मैं समझता हूं वो मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं। जिंदगी भर तो उन्होंने सिर्फ एक चुनाव लड़ा, वो जीते नहीं। उसके बाद उन्होंने ना तो विधानसभा ना तो लोकसभा का कोई चुनाव लड़ा, और इस समय उनकी स्थिति पार्टी में क्या चल रही थी ये भी हम सब जानते हैं। इसलिए उस स्थिति में हो सकता मजबूरी में वो चुनाव लड़ रहे हों, तो वो मजबूर प्रत्याशी हैं। हमारे डॉक्टर राजीव भारद्वाज वर्षों से पार्टी का काम कर रहे, जनता के लिए सेवा कर रहे हैं, वो मजबूत प्रत्याशी हैं। इसलिए उस सीट पर हमारे प्रत्याशी भारी मार्जिन से जीतेंगे।